So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for ITJ Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 1 of a new chapter, that is redox reactions and equivalent concept. जी हाँ, अभी तक हमने मोल कंसेप्ट पूरा कंप्लीट किया है एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फिनिश रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट. और यदि आपने अभी तक केम IIT ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा और वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल कर लें, जहाँ आपको कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री और कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिल सकता है विथ मी. ठीक है, कोर्सेज चल रही हैं, फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट डन है, कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हैं जो यहाँ आपको कराए जा रहे हैं यूट्यूब पर, और ये लेक्चर्स आपको ऐप पर भी मिलेंगे अलॉन्ग विथ ऑल अदर चैप्टर्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा अभी ऑन गोइंग है और वो भी एस्टिमेटेड है कि 2 and 2.5 मंथ्स में हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से ख़त्म कर लेंगे. ठीक है, तो चलो बेटा, रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट तो देखो बच्चों का ठीक ठीक हो जाता है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शंस भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीख लेते हैं, बट थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब इक्विवेलेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है. और रेडॉक्स रिएक्शंस भी वो कर तो लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस और इधर उधर की चीज़ें तो हो जाती हैं, बट थोड़ा कंसेप्चुअल फीलिंग ना नहीं आ पाती है कि ये कर क्यों रहे हैं, क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं ये, है ना. तो हर चीज़ का आपको क्या क्यों ये सब पता अगर नहीं है तो फिर आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए. एडवांस के लिए तो नहीं कर रहे हैं, फिर आप बाकी कुछ कर रहे हो तो बात अलग है. जेई एडवांस की पढ़ाई होती ही इस तरह से है कि आपको हर चीज़ का क्या क्यों कैसे सब कुछ पता होना चाहिए. तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि रिडॉक्स और इक्विवेलेंट आपको कंसेप्चुअली तो करेंगे ही करेंगे, साथ में क्वेश्चंस आपके बहुत आराम से बनेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कंसेप्चुअली इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये डिज़ाइन क्यों किया गया है, पूरा इक्विवेलेंट कंसेप्ट बना ही क्यों है. ठीक है, क्या मोटिव रहा होगा, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है. तो आज लेक्चर 1 करते हैं. लेक्चर 1 तो काफ़ी आसान होगा, इसमें हम सिर्फ आज ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, फिर रिडॉक्स रिएक्शन समझेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, और आफ्टर दैट इक्विवेलेंट कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें एन फैक्टर जो है वो आपको थोड़ा परेशान करता होगा. कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है. इन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलेगा. तो बिल्कुल अगर आपके पास की वीडियो पहुँच गई है तो आप ऐप तो इंस्टॉल कर ही लीजिए, मोल की पूरी लेक्चर्स देख लीजिए और फिजिकल ऑर्गेनिक कंप्लीट हमारे साथ करने के लिए जुड़ जाइए. चलिए, तो लेट अस स्टार्ट लेक्चर 1. एंड सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इस चैप्टर में अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर. तो पहला सवाल तो ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या है ऑक्सीडेशन नंबर. तो मैं इसका आपको सही जवाब बताता हूँ, आप ऐसा ही मानिए, ऑक्सीडेशन नंबर है. ठीक है, क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है. ज़बरदस्ती इसको कुछ डिफाइन करने की कोशिश मत करो, कोई ख़ास अच्छा डेफिनेशन है नहीं, बनता भी नहीं. ये जस्ट एक नंबर है जो हमने कुछ रूल्स बनाए हैं और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ चार्जेस असाइन कर दिए हैं. कर दिया है हमने हर एक एलिमेंट को, किसी भी गिवन स्पीशीज़ में हर एक एलिमेंट को हमने कुछ चार्जेस असाइन कर दिए. और क्या हुआ सर, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ चार्जेस असाइन करने से? इससे क्या हुआ ना कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस की स्टडी है वो आसान हो गई. रेडॉक्स रिएक्शंस समझ में आने लगे, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझना थोड़ा आसान हो गया, स्टडी काफ़ी आसान हो गई. कैसे आसान हो गई?
ये आपको समझ आएगा जब आप साल भर, कम से कम एटलीस्ट साल भर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ यार, ये ऑक्सीडेशन नंबर के जो रूल हैं, इससे केमिस्ट्री सच में काफ़ी आसान हो जाती है। आसान मतलब पढ़ने योग्य हो जाती है। ठीक है, तो जैसे आप नॉर्मली बचपन में ABCD सीखते हैं ना, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर सीखना भी केमिस्ट्री की ABCD सीखना है। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर सीखते हैं क्या होता है। तो अगर बोला जाए, और जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर लेक्चर के नोट्स मिलेंगे क्या, मैं बार बार इस बात को बोल चुका हूँ, नोट्स आपको कॉपी में बनाने हैं। ठीक है, PDF के चक्कर में मत रहो, नोट्स कॉपी में बनाइए आप वीडियो देखकर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सपोज करो आपके पास एक स्पीशीज है AB। ठीक है, AB आपके पास एक स्पीशीज है। तो हर एक एलिमेंट पे कुछ चार्ज होता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट पर कुछ चार्ज होता है। जैसे ये B है और A है, तो दोनों में कुछ चार्ज होगा। उसी चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अच्छा सर, किस बेसिस पे वो चार्ज आता है? किस बेसिस पे आ रहा है वो चार्ज? तो एक तो मैं आपको बता दूं कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बात कर सकते हो, कि जैसे AB में B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको ना आप -1 चार्ज दे दो। अलग अलग तरीके हो सकते हैं यार इसको समझने के, कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट्स इट। देखो B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर -1 और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ +1, लाइक दिस। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कुछ लोग इसे इस तरह से भी समझना पसंद करते हैं कि आप ऐसा हाइपोथेटिकली मान लो कि जो AB का जो बॉन्ड है वो अगर हेट्रोलिटिकली टूट जाए तो किस पे क्या चार्ज आएगा? अगर वो हेट्रोलिटिकली टूट जाए तो किस पे क्या चार्ज आएगा? हाँ, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे माइनस आएगा और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पे प्लस आएगा। तो ये बनेगा बेटा A प्लस B माइनस। तो ये माइनस और ये प्लस, ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हो गए। दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो क्या सर, मतलब अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या बॉन्ड को तोड़ तोड़ के ऐसे देखना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना होगा। ये तो बस आपको बता रहे हैं कि हाँ यार ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, तो ऐसे सोचो, अभी मैं थोड़ा स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ। तो वाटर है तो ये वाला बॉन्ड अगर हेट्रोलिटिकली टूट जाए तो इस पे -1, इस पे +1। ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूट जाए तो इस पे -1, इस पे +1। तो इस पे नेट -2 आया तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इस हाइड्रोजन की +1 है, इस हाइड्रोजन की +1 है। ठीक है, तो लिख लो ये पॉइंट कि बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली आप हाइपोथेटिकली तोड़िए और देखिए किस पे क्या चार्ज आ रहा है, उस हिसाब से आप ऑक्सीडेशन नंबर उसको असाइन कर सकते हैं। अब जैसे कोई आयनिक स्पीशीज है, Na2O, तो अब आपको इसमें पता ही है, ऑलरेडी पता है कि किस में क्या चार्ज है। क्या चार्ज है? Na पर +1 का चार्ज। ऑक्सीजन में क्या चार्ज है? -2 का चार्ज है। तो हाँ, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जो आप बचपन में वैलेंसी बोलते थे ना, आयनिक कंपाउंड्स में जो वैलेंसी होती है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पर +1 की वैलेंसी बचपन में बोलते थे, उसी को आप ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं। -2 की वैलेंसी, उसी को आप ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हर बार आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप स्ट्रक्चर बनाओ, उसको बॉन्ड तोड़ो, फिर देखो। ये हर बार ऐसे नहीं किया जाता। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं और उन रूल्स को आपको थोड़ा फॉलो करना है, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना सीखना है। चलो देखते हैं। सो राइट डाउन द रूल्स दैट यू हैव। तो रूल्स ये हैं कि पहली चीज़ ये लिखो कि
एनीथिंग प्रेजेंट इन इट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म और एलिमेंटल स्टेट, ऐसा लिख लो, एनीथिंग प्रेजेंट इन एलिमेंटल स्टेट विल बी असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं बेटा, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, हाइड्रोजन H2 हो गया, देन आप नाइट्रोजन N2 हो गया, आयरन Fe हो गया, ये सभी लोग किस स्टेट में प्रेजेंट है बेटा अपने, ये सभी लोग अपने एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है। और अगर कोई चीज अपने एलिमेंटल स्टेट में है तो आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 बोलना है। जी हाँ, 0 बोलना है, 0 0 0, सब में आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। ये हुआ पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि जब भी आपका एक स्पीशीज है आपके पास, आप किसी बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, या फिर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में छोड़ो, आप बस ये सोचो आपके पास कोई स्पीशीज है A to B, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। तो लिख लो इस बात को भी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ऑलवेज हैव अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। और इसी में आगे एक बात और लिखो कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड है जैसे MnO4-, इसमें Mn का भी कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा और O का भी कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स का, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स का अगर मैं सम करता हूं, अगर मैं सम करता हूं तो मुझे उस स्पीशीज में प्रेजेंट जो नेट चार्ज है वो वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, स्पीशीज में प्रेजेंट जो नेट चार्ज है वो वैल्यू मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां, अभी मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताएंगे, अभी थोड़े रूल समझ रहे। अगर मैं Mn की ऑक्सीडेशन नंबर जो भी है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, सभी का मैं सम करूंगा बेटा, तो मुझे नेट वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? -1 मिलनी चाहिए, -1 मिलनी चाहिए। और एक बात और यहां पर ऑब्वियस है, सिंस यहां 2 ही स्पीशीज हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर के साथ होगा, Mn पॉजिटिव के साथ होगा, दैट इज श्योर। ठीक, और भी कोई भी आप, जैसे मान लो आप H2Cr2O4, कुछ ऐसा मैंने मॉलिक्यूल बनाया, या H2C2O4, सपोज मैंने ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनाया, तो इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सभी के कुछ कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे। जी हाँ, तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर्स का मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स एज वेल, अगर आप सम कर देते हैं तो नेट वैल्यू क्या मिलेगी? नेट वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि इस नेट स्पीशीज में क्या चार्ज है? 0 चार्ज है। ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट आइए, तो सिंस हमने बोला यहां पर बेटा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर के साथ रहेगा, तो क्या लगता है कौन है वो जो हमेशा ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर में रहेगा? कोई भी स्पीशीज हो वो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर के साथ रहेगा, वो और कोई नहीं, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसे हम फ्लोरीन कहते हैं। जी हाँ, तो फ्लोरीन ऑलवेज हैव, ये पॉइंट ध्यान रखना भाई, फ्लोरीन always have oxidation number of -1। फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ही रहेगा, जो चाहे कंपाउंड वो बना ले, हम फ्लोरीन को -1 ऑक्सीडेशन नंबर ही असाइन कर रहे होंगे। हाँ, बात अलग है अगर आप F2 की बात करें। अब आप ये मत बोलना सर F2 में तो 0 है, अरे एलिमेंटल वाले 0 हैं, ठीक है, वो एलिमेंटल वाले केसेस अलग है। अगर वो कंपाउंड बनाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ -1 इन एनी कंपाउंड, ठीक है, कोई कंपाउंड में अदर देन F2, F2 को नहीं गिनना। देन एक और लिखते हैं, मतलब देखो, और एक बात मैं बता रहा हूं आपको, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा भी नहीं है ना कि किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स रहेगा।
क्या लगता है आपको, इतने सारे कंपाउंड्स डिस्कवर हुए नेचर में, और क्या हम इतने आसान ऐसे कोई रूल्स बना दे रहे हैं, बिना कोई फॉर्मूला, बिना किसी चीज़ के कोई ऐसी रूल बना दे रहे हैं? क्या ऐसा होगा कि कोई भी एलिमेंट है वो हमेशा हमने जो रूल से एक नंबर दे दिया है उसी नंबर के साथ ही कंपाउंड बनाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आपको लगता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमने अपने तरफ से कोशिश की है कि हाँ कुछ रूल बनाए जिससे पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाए, पढ़ाई करने लायक हो जाए इन कंपाउंड्स की। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे होंगे। यस, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल होता है। फ्लोरीन के केस में मैंने बोला ठीक है -1 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन -1 है तो और लोग भी कुछ एक नंबर ही लेके हमेशा चलेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपने देखा होगा Mn कभी +7 का कंपाउंड बनाता है, कभी +4 का बनाता है, कभी मन करता है +2 का बनाता है, कुछ भी हो सकता है। आयरन आपने सुना होगा फेरस बनाता है, फेरिक बनाता है, +2 में बनाता है, +3 में बनाता है, आगे चल के क्वालिटेटिव में आप देखोगे +6 में भी बनाता है, कुछ कुछ वो +1 में भी बनाता है वो। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो वेरिएबल हो सकते हैं, कोई सर पैर नहीं है, लेकिन जो रूल्स में हम कुछ चीज़ों को बता रहे हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे। जैसे ये कभी भी गलत नहीं होगा, ये वाला जो रूल बताया ये कभी भी गलत नहीं होगा, ये कभी भी गलत नहीं होगा। इनका यूज करके हम दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक, इनका यूज करके दूसरों का निकालेंगे। चलिए भाई, अब एक और पॉइंट लिखिए, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स तो जानते ही, ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 1 ऑफ योर पीरियोडिक टेबल, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम आता है। अगर ये कोई कंपाउंड बना रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, एलिमेंटल वाला 0 है, अगर कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो कंपाउंड में ये हमेशा +1 रहेंगे, कंपाउंड में ये हमेशा +1 रहेंगे। एल्कली मेटल्स हमेशा +1। अगला पॉइंट लिखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगला पॉइंट लिखा हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जी हाँ, एकदम फिक्स है, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा इसमें। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 वालों को कहते हैं, ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ रहेंगे हमेशा। आप देखेंगे ये +2 में ही है। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं जो काइंड ऑफ फिक्स ही रहती हैं, जिसमें चेंज नहीं दिखता आपको। जैसे एल्यूमिनियम आप देखोगे वो हमेशा ना आपको +3 में कंपाउंड्स बनाता हुआ दिखेगा। आप जिंक देखोगे, जिंक ना आपको हमेशा +2 में कंपाउंड बनाता हुआ दिखेगा। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, जिंक नहीं देगा, एल्यूमिनियम नहीं देगा, ये +3 में ही रहेगा, जिंक +2 में ही रहेगा। काफ़ी डिसिप्लिन्ड मैनर में ये कंपाउंड्स बनाते हैं। और कुछ हाइड्रोजन लिख लो। हाइड्रोजन भी बहुत कम धोखा देता है आपको। हाइड्रोजन सोर्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट शोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1। सर मोस्ट ऑफ द केसेस तो कहाँ सर नहीं दिखाता है ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1, ये कहाँ शो नहीं करता है? तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि यार जब इसका भी आपने बोला है सर कि हमेशा +1 रहेगा और इसका भी आप बोल रहे हो +1 रहेगा, तो मान लो अगर सोडियम के साथ हाइड्रोजन का कुछ कंपाउंड बन रहा हो जिसमें सिर्फ सोडियम हो और हाइड्रोजन हो, तो दोनों ++ तो रह नहीं सकते, क्योंकि वो अगर कंपाउंड है तो उसमें नेट चार्ज 0 है। अगर वो कंपाउंड है तो उसमें नेट चार्ज 0 है, और दोनों +1 होंगे तो नेट चार्ज 0 कहां से होने वाला है? ठीक है, तो उन कुछ केसेस में हाइड्रोजन को H- के फॉर्म में एग्जिस्ट करना पड़ता है, जिसे हम मेटल हाइड्राइड्स के नाम से जानते हैं। जी हां, वी कॉल इट मेटल हाइड्राइड्स। सो in most of the cases, but
when it forms bond with metals, क्योंकि बेटा क्या है ना, देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ सोडियम के साथ ही रहेगा तो ये -1 में रहेगा, कोई भी मेटल ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव देना भी हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है। जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव देना है। तो जो हाइड्रोजन है बेटा काइंड ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ चलता है, और अगर हम मेटल की तुलना में देखें तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नहीं मेटल से, नॉन मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। आप पाउलिंग वॉलिंग स्केल भी देखोगे तो आपको समझ आएगा, बट मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है। तो कोई भी मेटल हो, इवन कॉपर का हाइड्राइड हो, तो कॉपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और हाइड्रोजन नेगेटिव में रहेगा। So hydrogen shows oxidation number of +1 in most of the cases, but when it form bond with metal, it exists as hydride. ये हाइड्राइड की तरह एग्जिस्ट करता है, H- showing a -1 oxidation number, showing -1 oxidation number. Example, sodium hydride NaH, कैल्शियम तो कैल्शियम CaH2 लाइक दिस। तो कभी भी मेटल के साथ दिखे तो फिक्स मान लेना कि H-1 के फॉर्म में है, अदरवाइज वो +1 रहता है। अच्छा, अब अगर ऐसा कुछ आ जाए H2CrO4, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये देखो, ये तो मेटल है और हाइड्रोजन है, तो क्या H-1 में कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा जब सिर्फ मेटल और हाइड्रोजन हो, जब सिर्फ मेटल और हाइड्रोजन हो तब ये मानना, क्योंकि यहाँ ये जो हाइड्रोजन है ना, दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन, क्रोमिक एसिड, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो नेट मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बनाने के लिए ऑक्सीजन का भी नेगेटिव चार्ज है, तो ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन को नेगेटिव होना पड़ेगा। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ केसेस आएंगे जहाँ पर ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है मेरे भाई, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन जो होते हैं वो +1 के साथ होते हैं, दैट इज H+, सभी जानते हैं एसिडिक हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, तो H+ होते हैं। तो ये हुई बात हाइड्रोजन की, एल्कली मेटल की, अल्कलाइन अर्थ मेटल की। कुछ और बचा, चलो ऑक्सीजन देख लो एक बार, समथिंग अबाउट ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन generally have -2 ऑक्सीडेशन नंबर, इनका जनरली -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं, जहाँ ऑक्सीजन -2 शो ना करके कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर्स शो करता है। तो वो देख लेते हैं हम कहाँ ऐसा होता है। आपको अगर कुछ ना समझ आए तो ऑक्सीजन जो है वो -2 में है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस, 99% ऑफ केसेस में यू विल फाइंड दैट ऑक्सीजन इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम एज वैलेंसी दैट यू हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस, वैसा ही है। बट अगर मैं कुछ कंपाउंड बताऊं जैसे परऑक्साइड्स, हाँ O2 में 0 है वो आपको पता है, O2 में 0 है वो आपको पता है, बट इन परऑक्साइड्स, अगर मैं परऑक्साइड्स में बात करूं, इट इज O22-, ये होता है परऑक्साइड आयन। तो O22- सीधा दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन एटम पे -2 है, तो पर ऑक्सीजन एटम कितना है? -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर ऑक्सीजन क्या हुआ? -1। ऑक्सीडेशन नंबर हम डिफाइन ही हमेशा पर एटम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पर एटम के लिए करते हैं। तो पर ऑक्सीजन एटम -1 का चार्ज। अच्छा, एक होता है बेटा सुपर ऑक्साइड्स, एक होता है सुपर ऑक्साइड्स जहां होता है O2-1। तो यहां आप देख पा रहे हो कि एक -1 का चार्ज है और वो 2 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स दिस इज -12, दैट मीन्स दिस इज -12। -1 का चार्ज 2 एटम्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट इज -12।
तो ये है ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नॉर्मली -2 रहता है, हाँ ऑक्सीजन में O2 के फॉर्म में जाएगा तो वो 0 रहेगा, पर ऑक्साइड के फॉर्म में ये रहेगा, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में -½ रहेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्या आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देखा है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड स्ट्रक्चर भी पढ़ा ही होगा सबने, H2O2। अब आप यहाँ पर देखो ना, ऐसी बॉन्ड्स तोड़ के देखो, ये वाला बॉन्ड अगर हेट्रोलिटिकली टूटा, O है इधर भी O है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएगा? किसकी तरफ आएगा? किसी की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों आजू बाजू जो एटम्स हैं वो सेम एटम्स हैं, वो भी ऑक्सीजन, किसी की तरफ नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से कोई किसी में चार्ज नहीं आया। लेकिन OH की बात करी जाए तो इसमें आया, OH की बात करी जाए तो इसमें आया। तो देखो बेटा, यहाँ -1, यहाँ भी देखो -1, और इस H पे +1, इस H पे +1, तो इस हिसाब से हमने बोला कि हाँ एक ऑक्सीजन एटम पे -1 का चार्ज। तो इसीलिए इस आयन को कैसे लिखा जाता है? O2, 2 ऑक्सीजन एटम पर 2 माइनस का चार्ज, O2 2-। ठीक है, बहुत सिंपल बातें हैं, ठीक है, बहुत सिंपल बातें। O2 2-। सर और कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। चलो देखो एक स्ट्रक्चर और देखो, O2F2 की बात करते हैं, OF2 की बात करते हैं, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। क्या लगता है, क्या ऑक्सीजन इसमें -½ या -1 या -2 या 0 कुछ ऐसा होगा? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बैठा हुआ है भाई, फ्लोरीन बैठा हुआ है, और फ्लोरीन हमेशा किस में रहता है? फ्लोरीन हमेशा -1 में रहता है, फ्लोरीन हमेशा -1 में रहता है। वो बिल्कुल एकदम रूल है, वो स्ट्रिक्ट, हमेशा -1 में रहता है। तो बेटा अगर ये -1 में, तो 2 फ्लोरीन पे -2 का चार्ज, तो 2 ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होना चाहिए? +2 का होना चाहिए, +2 का होना चाहिए। तो पर ऑक्सीजन पे क्या चार्ज? पर ऑक्सीजन पे क्या चार्ज? पर ऑक्सीजन पे +1 का चार्ज। यहां पर भी देखो, 2 फ्लोरीन पे -2 का चार्ज, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होना चाहिए? +2 होना चाहिए, तभी जाकर नेट मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं आएगा। अब इसको आप ऐसे बच्चों की तरह भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि O2F2 फ्लोरीन का पता है, फिक्स है, तो फ्लोरीन का मान लिए -1 फिक्स है, इसको x मान लिए, तो 2x -2 = 0 क्योंकि नेट चार्ज कुछ नहीं है, और यहां से आपने देखा कि x जो है वो +1 आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो x हम निकाल रहे हैं ये पर एटम का निकाल रहे हैं। ये आपको n फैक्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको काफ़ी इस बात का हेल्प लगेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम निकाल रहे हैं, तो O2F2 में क्या ऑक्सीडेशन नंबर आया ऑक्सीजन का? जी हाँ, ये +1 आ रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो +2 आ रहा है। आप बॉन्ड से भी सोच सकते हो, यहाँ पर अगर आपको स्ट्रक्चर आता है आप बॉन्ड से भी सोच सकते हो। FF होमोलिटिकली, हेट्रोलिटिकली टूटेगा बॉन्ड, हेट्रोलिटिकली टूटेगा, किसकी तरफ जाएगा? क्लाउड, जी हाँ ऑक्सीजन की तरफ। ये टूटेगा, किसकी तरफ जाएगा? क्लाउड, जी हाँ ऑक्सीजन की तरफ। ना, गलत हो गया, ऑक्सीजन की तरफ क्यों जाएगा? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बॉन्ड टूटेगा फ्लोरीन की तरफ, बॉन्ड टूटेगा फ्लोरीन की तरफ। तो अगर हम देखें तो इस पे आएगा +1, इस पे भी आएगा +1, इस पे -1, इस पे -1। आई होप आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और सबसे सस्ता तरीका यही है कि आपको जिसका निकालना है उसे आप x मान लो, नेट चार्ज से इक्वेट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन +1, +2, -1 कुछ भी रह सकता है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं उसके। सो ये रूल्स आई होप बहुत आसान है, समझ में आ गए होंगे सभी रूल्स। फिर ना एक बात और लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रह सकता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रह सकता है? सो लिखें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट एन एलिमेंट कैन शो, एन एलिमेंट कैन शो, it is equal to n. n is the number of valence electrons, number of valence electrons, मतलब आउटर मोस्ट शेल, शेल वाले कॉन्सेप्ट से सोचना,
जैसे 3s में 2 है, 3d में 5 है, 3p में ऐसा सोच लो, 3s में सपोज करो 3s में 2 है, 3p पे 3 है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +5। सर ऐसा क्यों नहीं, बस ऐसा भी समझ लो, ऐसा ही होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या शो कर सकता है, +5। +5 के ऊपर का कोई कंपाउंड वो नहीं बनाएगा। आगे भी पढ़ेंगे तो समझ भी आएगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, और कुछ मिनिमम भी क्राइटेरिया है सर? जी हाँ, तो यहां पर लिखो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट एन एलिमेंट कैन शो इज n-8। जैसे आप बात करो ऑक्सीजन की, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। अब देखो बेटा, इसका ये मतलब नहीं है, एक और यहां पर बच्चे मिसअंडरस्टैंड करते हैं इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन कोई ऐसा कंपाउंड बनाएगा जहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ जाए, क्योंकि सर ने तो बताया था ना मैक्सिमम 6 होना चाहिए, मैक्सिमम 6 होना चाहिए। इसको इस तरह से ना देखो आप इसको ऐसे देखो कि 6 कभी हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। 6 कभी हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो 6 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, 6 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अगर वो 6 नहीं हो रहा है कभी, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ऐसा कि 6 वो नहीं है, हो सकता है वो मैक्सिमम 3 दिखा रहा हो या 4 दिखा रहा हो, बट ये आपको एक अपर लिमिट बता दी गई, एक रूल बता दिया गया कि ये कभी एक्सीड नहीं हो सकता। फॉस्फोरस अगर आपने देखा है, फॉस्फोरस का कोई कंपाउंड अगर आप देख रहे हो, आपने देखा फॉस्फोरस, हाँ 3s2 3p3, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं। अब आपने कोई कंपाउंड बनाया, कंपाउंड में आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर रहे हो और कैलकुलेट करने में वो ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ जा रहा है या 7 आ जा रहा है, तो आपने या तो कोई कैलकुलेशन एरर की है या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल एरर की है। ये 2 ही चीजें हो सकती हैं, क्योंकि एक्चुअली में उसका ऑक्सीडेशन नंबर n से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इस ही अंदाज में आप इसको देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। मिनिमम जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मिनिमम कितना दिखा सकता है, 6 - 8 -2 दिखा सकता है। क्या दिखाता है -2? हाँ दिखाता है, लेकिन अगर कभी -3 दिखा दिया तो समझ लेना -3 नहीं हो सकता। -1 दिखा रहा होता, बोलता नहीं मैं -2 नहीं दिखाऊंगा, मैं -1 तक ही दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, तब ये रूल वायलेट नहीं होता। ठीक, आई होप आपको ये बातें समझ आ गई। अब मैं कुछ कंपाउंड्स का लिस्ट लिखता हूँ और इसको अभी ना सिर्फ हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर्स। ये कुछ एकदम बेसिक इजी क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें विदाउट स्ट्रक्चर आप कैलकुलेट कर लेंगे, विदाउट स्ट्रक्चर आप कैलकुलेट इसका कर सकते हैं। देखो, जब इसके बाद हम आगे स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे तो आपको काम लगेगा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर्स बनाने थोड़ा आना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में आपने अगर सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। और इस साल 23 के पेपर में एक क्वेश्चन था, S4O62- आयन शायद आया था, उसमें पूछ रहा था कितने एटम के 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर सवाल आ गया था। तो कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट मत करना कि यार ठीक है ये तो हो ही जाता है, उसमें भी कुछ ठीक ठाक चीज़ें छुपी हुई रहती हैं जो आप अगर पढ़ोगे नहीं तो आपको एग्ज़ाम में देन एंड देयर नहीं बनेगा। ऑल्दो पेपर काफ़ी वाहियात था 23 का, बट फिर भी ऐसा कुछ क्वेश्चन उसमें आया था, मैं यही बता रहा हूँ। मैं कोई ओवर हाइप नहीं कर रहा पेपर को कि नहीं IITs ने बनाया है तो पेपर तो अच्छा ही होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। IITs ने बनाया तो पेपर अच्छा ही होता है, कोई क्वेश्चन अच्छा था नहीं, रेयर कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े ठीक ठाक थे। बाकी पेपर केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, दैट वाज बिलो एवरेज। काफ़ी बढ़िया बनाया जा सकता है पेपर, अगर साल भर का समय है,
आप सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं तो बहुत ही अच्छा पेपर बनाया जा सकता है। वो पेपर ऐसा था कि जिस बच्चे ने थोड़ी भी ढंग से प्रिपरेशन की है 6-7 महीने, तो केमिस्ट्री का सेक्शन जो है, मैं नहीं बोल रहा कि 120 में 120 ले आए या 100 प्लस ले आए, 100 प्लस लाने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, बट फिर भी 60-70 नंबर जो हैं वो बहुत आराम से कोई भी बच्चा ला सकता है। ऐसा पेपर था केमिस्ट्री का, ठीक है। तो उसमें एक ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी सवाल था, देखते हैं उसको भी, ठीक है। ऑल्दो मेरा आप अगर रेडॉक्स रिएक्शन का प्लेलिस्ट देखोगे, ओपन है, पब्लिक है वो प्लेलिस्ट, उसमें उसी मॉलिक्यूल को मैंने ढंग से समझाया भी था। पहले था वो एडवांस के पहले कराया था, और शायद मैंने बोला भी था कि यार देखो ये मॉलिक्यूल इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो काफ़ी ऐसा था कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ था नहीं पेपर में, ठीक है। चलो इजी कुछ स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। सो KMnO4 जो अंडरलाइंड एटम्स हैं उनका बहुत नॉर्मली आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक। सेकेंड इज K2Cr2O7 Cr, देन C2O4 2 माइनस कार्बन, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट में ये वाला नाइट्रोजन ये वाला नाइट्रोजन दोनों का निकालना है। ये लो H2S ले लो, पोटेशियम नाइट्राइट ले लो, इसमें नाइट्रोजन का निकालते हैं। सेवेंथ आप कुछ और कंपाउंड्स ले लो, Mn2O7 ले लो, देन Fe3O4 ले लो, Fe यहाँ पर Mn, देन लेट अस टेक H2CO3 ले लो, कार्बन। 10th तो बिल्कुल आप इसको निकालते रहो, ठीक है, निकालते रहो ऑक्सीडेशन नंबर। ये लो H2S2O5 ले लो, सल्फर। आप H3PO4 ले लो, फॉस्फोरस। आप यू कैन टेक H2N2O2 ले लो आप, नाइट्रोजन। इतने काफ़ी हैं, पहले चलो इतनों का अपन नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो मैं एक का करके बता देता हूँ और फिर सबके आंसर्स बता दूंगा, आप कर ही लेंगे ऑब्वियसली। जैसे देखो, सपोज करो मुझे बेटा यहाँ कार्बन का चाहिए, तो जो हमने पीछे रूल्स लिखे उसमें कार्बन का कोई फिक्स तो लिखा नहीं, कार्बन तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन का हमने फिक्स लिखा है। ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में वो आपको -2 में दिखेगा, तो यहां भी आप उसको -2 ही मान लीजिए, ठीक है। सर मान लो अगर वो -2 नहीं हुआ तो सर क्या पता वो परऑक्साइड हो, क्या पता। वो केसेस आपको भी मैं आगे कराऊंगा, वो आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि हाँ यार यहाँ परऑक्साइड है, यहाँ सुपर ऑक्साइड है, देख के ही समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी आप फिलहाल परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड को दिमाग से निकालो और नॉर्मली ऑक्सीजन को -2 मान के करो। एकदम पहले बेसिक लेवल 1 से शुरू कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, कार्बन का आप ऑक्सीडेशन नंबर X मानोगे। ये बात ध्यान रखना, आगे n फैक्टर कैलकुलेशंस में बहुत काम आएगा कि X हम ले रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल रहे हैं ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम पर एटम का निकाल रहे हैं, पर एटम का निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सो X है तो आप सिंपली लिखेंगे 2X minus 2 into 4 which is -8 and this is actually equal to -2। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे you will get it as +3। तो X आ गया +3, दैट मीन्स ऑक्सलेट आयन है, यहां कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कुछ इसी तरह से आप सभी का कैलकुलेट कर लीजिएगा। Mn आपका +7 आ रहा होगा, K को +1 O को -2 लेते हुए, Cr आपका +6 आ रहा होगा, K को +1 O को -2 लेते हुए। अब ये थोड़ा सा अच्छा केस है शुरुआत में, तो बिगिनर्स के लिए एक अच्छा केस है। अमोनियम नाइट्रेट की जब आप बात करते हो तो आप इसे दो अलग अलग आयंस की तरह सोचें, ठीक है, दो अलग अलग आयंस की तरह सोचें, जैसे कि NH4+ अमोनियम आयन अलग, NO3- ये आयन अलग। तो नाइट्रोजन जब आप यहां पर देखेंगे आप X रखेंगे प्लस, हाइड्रोजन तो हमेशा +1 ही होता है, होना भी चाहिए क्योंकि मेटल के साथ थोड़ी ना, नाइट्रोजन के साथ है तो +1 ही होना चाहिए। जी हाँ, तो X + 4 = +1, तो आप X बेटा पाएंगे -3।
x आप पाएंगे -3, ठीक है। और x -3 पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 -8 -3 इज द मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर फॉर नाइट्रोजन। ये कभी वॉयलेट नहीं होगा, ठीक। तो यहां पर -3 है। और नाइट्रेट आयन में आप देखो तो ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, हाँ ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर चल रहा होगा, नाइट्रोजन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ऑक्सीजन का पता है, नाइट्रोजन का कोई सर पैर नहीं, तो नाइट्रोजन को x ले लो प्लस, हाँ अब आप ये मत बोलना सर यहाँ x लिए तो यहाँ y ले लो, अभी समझो वो सब चीज। अब x, अब ये -2 × 3 नेट -1 है, तो आप यहां कैलकुलेट कर रहे हो तो ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। तो देखो नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 पॉसिबल है, मिनिमम -3 पॉसिबल है, और अमोनियम नाइट्रेट में वो दोनों ही है, अमोनियम नाइट्रेट में वो दोनों ही है। डन। H2S में बेटा सिंपली -2 आ जा रहा होगा, यहां भी वैसे ही कैलकुलेट करोगे, ये +3 आ रहा होगा, Mn2O7 में +7 आ रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा अजीब ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा, इस केस को अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपने नॉर्मली कैलकुलेट किया होगा बेटा, +4 आ गया होगा, यहाँ पर भी आपका +4 आ गया होगा, यहाँ आपका +5 आया होगा मैक्सिमम के बराबर, यहाँ आपका +1 आया होगा, ठीक है। एंड देन जब अपने Fe3O4 की बात करी, तो Fe3O4 कुछ ऐसा है, आपने किया होगा तो आपने देखा होगा, हाँ यार Fe का तो पता नहीं है, तो ये x है, तो ये x, तो 3x इज इक्वल्स टू -8 इज इक्वल्स टू दैट, तो x आपको मिल रहा होगा 8/3। तो जब भी ऐसा केस आए ना कि x 8/3 हो, तो ये फिर कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। क्यों? क्योंकि सर आपने तो बताया कि बॉन्ड तोड़ने से जो चार्ज आए वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब मानो सर हमने यहाँ बॉन्ड तोड़ा भी, तो बॉन्ड टूटेगा तो वो तो होल नंबर्स में चार्जेस आने चाहिए, यहाँ फ्रैक्शनल चार्ज आ जा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? तो मेरी बात समझो, किसी भी जब पर एटम की बात आप करते हो ना, तो उसमें हमेशा होल नंबर वाले चार्जेस ही रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, होल नंबर मतलब मॉड्यूलस करने के बाद, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इंटीग्रल चार्जेस रहेंगे, बोलना ठीक रहेगा, तो उसमें इंटीग्रल चार्जेस ही रहेंगे। बट अगर कहीं ऐसा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने को मिल रहा है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि यहाँ जितने भी आयरन एटम्स या आयरन के आयंस प्रेजेंट हैं, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है, सेम नहीं है, किसी का 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो हमने क्या किया, हमने तो पर एटम बताना है या पर आयन का बताना है, तो हमने क्या किया, एवरेज निकाल दिया। अब एवरेज तो कुछ भी अनशन नंबर आ सकता है, एवरेज तो कुछ भी अनशन नंबर आ सकता है। तो मैं अगर आपको बताऊं, Fe3O4 का कॉम्पोजिशन सभी बच्चों को पता होना चाहिए, क्लास 10th के लेवल में ही पता हो जाता है। ये FeO.Fe2O3 होता है ना, आयरन 2,3 ऑक्साइड बोलते हैं, इसका कॉम्पोजिशन ऐसा है। तो जब आप इसे देखते हैं तो आप पाएंगे कि FeO Fe2O3, तो यहां पर जो आयरन है, ये वाला आयरन तो +2 में है, और ये वाले जो आयरन है वो +3 में, और Fe2 लिखा हुआ है, मतलब वो 2 आयन है ना, फेरिक के 2 आयन से। तो अगर आप इंडिविजुअली एटम एटम देखें, आप एटम 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 पर देख रहे हैं, एक एक आयन को देख रहे हैं, तो आपको इंटीग्रल चार्जेस ही दिखेंगे। लेकिन जब हमें यहां पर निकालना है, हम ये जो मेथड से निकाल रहे हैं, यहां तो हम पर एटम या पर आयन चार्ज लिखना चाह रहे हैं, तो यहां तो एक तरह के आयन्स है ही नहीं, ये तो मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये तो मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो जब आप यहां देखेंगे तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, इसका कोई कॉन्सेप्चुअल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई भी कॉन्सेप्चुअल सिग्निफिकेंस नहीं है। बस यही समझ में आता है इससे कि हाँ अलग अलग तरह के आयन्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे Mn3O4 की बात करूं, आप यहाँ कैलकुलेट करते हो Mn का, ठीक है, Mn3O4 की बात करें, आप इधर अगर Mn का कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिल रहा है आपको, देखिए
जब आप यहाँ Mn3O4 में कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगेन x आपको 8/3 मिल रहा है। तो जैसे ही आपको ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिले, आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ जो Mn है, हर Mn आयंस पे सेम चार्ज नहीं है। तो खैर इसका कॉम्पोजिशन भी जेई एडवांस ने पूछा हुआ है पहले। इट इज एक्चुअली MnO2। This is the actual composition of Mn3O4. You can see this is in +2, this is in +2, this is in +4 state. तो इंडिविजुअली आयंस जो हैं वो आपके इंटीग्रल ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ही हैं, बट एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, +8 का चार्ज है और वो 3 लोगों पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम बोलेंगे कि हाँ 8/3 का चार्ज है। ठीक है, 8/3 का चार्ज। ये ऐसा हुआ। अब कुछ और केसेस देखते हैं। अभी थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर को ही ठीक से समझ लेते हैं कि क्या है। मेरी आदत है कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो बहुत प्रॉपर सीक्वेंस से अच्छे से करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी ये ना सोचना रे तो आसान है सर, बन जाता है, छोड़ो आगे पढ़ाते हैं। नहीं, जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है एकदम रूट से पढ़ाई जा रही है और एडवांस प्लस लेवल तक पढ़ाई जाती है। चलिए तो आगे देखते हैं। लेट अस टेक H3PO5 फॉस्फोरस को देखेंगे, H2S2O8 सल्फर को देखेंगे, देन H2SO5 सल्फर को देखेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर्स। आप पाएंगे फॉस्फोरस आपने निकाला होगा तो आपने देखा होगा अरे ये तो +7 आ रहा है, फिर एक मन में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। फिर यहाँ आपने सल्फर निकाला होगा तो ये भी +7 आ रहा है, यहाँ भी मन में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। यहाँ सल्फर आपने निकाला होगा तो ये तो +8 आ जा रहा है, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क मन में आया होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है फॉस्फोरस की, सल्फर की, ये कितनी हो सकती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, दैट इज n। और ये वाला जो रूल है ना यार, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये जो आपने अभी पीछे लिखा, इसको ना p ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही अच्छे से लगाना। ऐसा नहीं है, क्योंकि d ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ आपको कहीं कहीं वेरिएशन दिख जाएगा, आपको फिर कंफ्यूजन होगा। ये जो रूल हमने बताया कि मैक्सिमम जो है वो n हो सकता है और ये इतना, इसको आप p ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बढ़िया यूज करिए। p ब्लॉक, क्योंकि आपने हो सकता है आपको देखा हो, आपने यहाँ पर क्रोमियम आपके मन में आ रहा हो, क्रोमियम +6 है। अब जो आपने क्रोमियम का लिखा होगा ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने देखा क्रोमियम तो सर 4s1 3d5 होता है। फिर आपने बोला वैलेंस कितना है, तो वैलेंस तो सर 1 है, तो इसके हिसाब से तो ये +1 है, तो सिर्फ एक ही +1 से ऊपर हो नहीं सकता इसका ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, तो यहाँ मत देखो, वो जो रूल है उसमें लिख लो, फॉर p ब्लॉक एलिमेंट आप उसको लगाइए। d ब्लॉक वालों की ऑक्सीडेशन नंबर वेराइंग पाएंगे आप, बहुत वेरी करती है। हाँ, लेकिन +8 इसके ऊपर किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन नंबर देखी नहीं गई है। ठीक है, फिर Mn का बात करूं अगर मैं, Mn, तो Mn +7 से ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर Mn की नहीं है हमारे पास। आप इसमें ऐसे देख सकते हैं, कि ये 4s1 3d5, आप इसमें इसी से देखें, नोबल गैस के बाद वाले से देखें तो समझ में आएगा। जैसे यहां तुम्हारा नोबल गैस आया नियॉन, सॉरी आर्गन, यहां तुम्हारा नोबल गैस आया ना 20 फिनिश हुआ, सॉरी ये 18 फिनिश हुआ आपका आर्गन में, और उसके बाद इनको आप मानिए कि हाँ यार ये वैलेंस है, तो मैक्सिमम 6 तो 6 ऐसे मानिए तो चलता है काम, तो चलता है, तो आप रूल में वॉयलेशन नहीं पाओगे, इस तरह से मान के चलो। तो ऑल्दो उस रूल को स्ट्रिक्टली आप p ब्लॉक वालों के साथ लगाइएगा। चलिए, तो फिर से वही बात बोल रहा हूं, मैक्सिमम किसी का मान लो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मैक्सिमम 10 दिखाएगा ही दिखाएगा, ऐसा नहीं, उससे ज्यादा नहीं दिखा सकता। और सबसे ज्यादा पाया गया ऑस्मियम का है +8,
एक कंपाउंड है ऑस्मियम का OSO4, आप ऑर्गेनिक में भी यूज करते हो सिन एडिशन के लिए इसमें, एंड दिस ऑस्मियम इज इन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पाया गया। चलो आओ बैक टू द टॉपिक। यहां पर अगर हम देखें तो क्या समझ में आ रहा है, यहां तो ये मैक्सिमम को एक्सीड कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर ये हुआ कैसे? ये पॉसिबल नहीं है। ये हुआ इसलिए, जब भी ऐसा हो आप समझ जाइएगा कि आपने कुछ गलती की है। क्या गलती की है सर? कैलकुलेशन तो ठीक किया है। नहीं, कैलकुलेशन ठीक किया है बट ऑक्सीजन वाली गलती की है। मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन को आप हमेशा -2 मान के चलिए, बट यदि ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, ऐसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, तब आप ये मान लीजिए कि हाँ, हमने ऑक्सीजन में कुछ गड़बड़ की है, हमने ऑक्सीजन में कुछ गड़बड़ की है। हर ऑक्सीजन को हमने -2 मान के सॉल्व किया है तो 7 आया है। हो सकता है उनमें से कुछ ऑक्सीजन एटम्स पर ऑक्साइड वाले हों या सुपर ऑक्साइड वाले हों। सुपर ऑक्साइड तो खैर नहीं मिलेगा आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स में, पर ऑक्साइड वाले हों, हो सकता है पर ऑक्साइड वाले हों। इस वजह से जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है फास्फोरस की 5, ये नंबर उसको भी एक्सीड कर दे रहा है। सो दिस इज अ क्लियर कट साइन दैट देयर मस्ट बी पर ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट। कितने पर ऑक्साइड लिंकेज होंगे? अरे उसके लिए कोई रूल्स या ट्रिक फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती है यार, ये सब कॉमन सेंस है। आप स्ट्रक्चर एक बार बनाएंगे आप समझ जाएंगे। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छा इसलिए ऐसा हो रहा है, वो पता नहीं कुछ कुछ ट्रिक लिख लिए बस, व्हेन दिस इज देयर देन दिस, फिर व्हेन दिस इज देयर व्हेन देयर आर 2 सेंट्रल एटम्स देन दिस मच पर ऑक्साइड बॉन्ड। ये सब बहुत घटिया तरीके हैं पढ़ने के। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है? दिस इज नॉट द वे। तो आप इसको समझिए कि ठीक है, यहां पर ऑक्साइड लिंकेज होगी क्योंकि हमने ये जो किया कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो H3PO5, अब यहाँ पे ना स्ट्रक्चर से आप अच्छे से बता पाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। लेट अस ड्रॉ H3PO5। तो ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में आप इसको पढ़ेंगे या पढ़ा होगा तो पढ़ लिया होगा। देखो स्ट्रक्चर में अभी नहीं सिखा रहा बनाना, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सो दिस इज H3PO5। नाउ दिस ऑक्सीजन हैज अ -1 एंड दिस ऑक्सीजन हैज अ -1 स्टेट, बिकॉज ये परऑक्साइड लिंकेज में, तो इस बॉन्ड के वजह से इसमें कोई भी चार्ज नहीं आ रहा होगा। ये इसकी वजह से आया, ये इसकी वजह से, बाकी ये सब नॉर्मल -2 में। लेकिन हमने कैलकुलेशन करते वक्त क्या किया, हमने इसको भी -2 माना, इसको भी -2 माना, इसलिए फास्फोरस अपनी मैक्सिमम से +2 एक्सीड कर गया। क्योंकि आपने -1 कॉन्सेप्ट को समझो, -1 को आपने -2 माना, आपने -2 चार्ज बढ़ा दिया तो फास्फोरस को भी न्यूट्रलाइज तो कर रहे थे आप, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए फास्फोरस भी +2 बढ़ गया। समझ आया कॉन्सेप्ट? जी हाँ। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाया हुआ है, पांचों उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो होगा तो +5 ही, होगा तो +5 ही। इसी तरह से आप H2SO5 को देखिए, H2SO5 को देखिए, दिस इज S डबल बॉन्ड O OOH एंड अगेन दिस इज OH। So this is oxygen -1 and then sulfur making 6 bonds with more electronegative element, so this is +6। अगेन वही गलती हम कर रहे थे, जब कैलकुलेट कर रहे थे हम इसे -2 मान रहे थे। समझ रहे हो? हम इसे -2 मान रहे थे, तो -2 नेट -2 चार्ज हमने बढ़ा दिया, इसीलिए एक सल्फर पे -2 चार्ज हमने बढ़ाया तो +2 होकर 8 आ रहा था। देखो आ रहा था 8, यस ये 8 आ रहा था। तो जो ट्रुक लिखते हो ना, उसके पीछे थोड़ा लॉजिक देखे, है ना? ऐसे एन फैक्टर के लिए कुछ भी बकवास ट्रिक पढ़ते रहते हो बस। फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन इट इज N1 × N2 by N1 + N2। ठीक है भाई, वो फाइनली याद रखने के लिए ठीक है, बट ये भी तो समझ ले मेरे भाई कि वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये तो समझ। एडवांस की तैयारी यही है, फॉर ऑल बिगिनर्स आई एम सेइंग।
कुछ बच्चे तो बिगिनर्स क्या 12th भी पहुंच जाते हैं, आधा 12th निकल जाता है, फिर भी ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, सोचते नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जो मास्टर सवाल दे देता है वो बन जाते होंगे, क्या बोले। चल भाई, तो ये समझ आ गया। देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, दीज थिंग्स आर जस्ट जनरल डिस्कशंस। वी हैव नॉट येट स्टार्टेड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम द चैप्टर आइडियल गैसेस, फिजिकल केमिस्ट्री। इट स्टार्ट्स फ्रॉम आइडियल गैसेस, जहां थोड़ा सोचना स्टार्ट करना पड़ता है कि हाँ अब थोड़ा केमिस्ट्री स्टार्ट हुई। यहां तो लैंग्वेज सीख रहे हैं सिर्फ, दिस इज जस्ट जनरल डिस्कशन। हाँ, नाउ सपोज यू हैव H2S2O8, यहां क्या आ रहा था बेटा, यहां आ रहा था +7, मैक्सिमम से ज्यादा था। तो देखो स्ट्रक्चर पहले मैं बना देता हूं, ऐसा कुछ परऑक्साइड लिंकेज यहां भी निकल कर आता है, यहां भी कुछ ऐसा परऑक्साइड लिंकेज निकल कर आता है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये परऑक्साइड लिंकेज यहां पर है। नाउ इफ यू लुक एट इट, यू विल फाइंड कि यहां पर ये -1, यहां पर ये -1। तो आपने क्या किया, आपने सभी को -2 लिया, लेकिन एक्चुअली में हाँ ये सब तो -2 है, ये सब तो -2 है, बट ये दो आयंस जो है, दो ऑक्सीजन एटम्स, इसको आपने -2 लिया, तो आपने नेट -2 की गलती करी। नेट -2 की गलती करी तो सल्फर पे आपने कितना +2 किया, +2 आया। लेकिन सिंस यहाँ पे कितने सल्फर एटम्स हैं, 2 हैं, तो वो +2 ना 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो +1, इसलिए आपकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही थी यहाँ पर आ रही थी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 7। तो ये सभी गलत है। सभी केसेस में आपने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस उसकी मैक्सिमम के बराबर आनी चाहिए। देखो यहाँ भी ये +6 आया, यहाँ भी ये +6 है, बोथ सल्फर एटम्स +6, वहां भी +6, ये +5। तो इस तरह से आप प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्सी लिंकेज डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर देख लो, ये भी बहुत फेमस है, 2020 जेईई एडवांस में पूछा भी गया था, CrO5। अगेन जब आप इसको देखेंगे CrO5 को, तो आप पाएंगे कि यार ये तो +10 आ जा रहा है, ये +10 आ जा रहा है, और क्रोमियम की जो मैक्सिमम होती है वो तो +6 ही होती है। तो यहाँ तो घोर अनर्थ हो गया है, देख रहे हो आप, घोर अनर्थ हो गया है, 6 से सीधे 10 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये 5 में से आपने 4 ऑक्सीजन एटम्स को पर ऑक्साइड जो थे, आपने उन्हें -2 मानने की गलती की है, समझ रहे हो, तभी आपका 4 एक्सीड हो जा रहा है। जी हाँ, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर आप बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाते हैं। फेमस स्ट्रक्चर है, काफी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जेई ने भी काफी बार पूछा हुआ है। दिस इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर एंड हियर यू कैन सी, जब आपने कैलकुलेट किया आपने सबको -2 माना, बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि -2 ये है, ये तो -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है। So this is actually CrO5 का structure. 2 peroxide linkages are there. So this is the end of lecture 1. ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मैंने भर के आपको जानकारी देने की कोशिश की है इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में भी कुछ और स्ट्रक्चर्स और कुछ टिपिकल केसेस देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में देख लेंगे। ऑल्दो कॉम्प्लेक्सेस आपको काम आएंगे क्लास 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, बट उसको भी कैलकुलेट करना सीख लेंगे थोड़ा बहुत। ऑक्सीडेशन नंबर कर रहे हैं तो सबको साथ में कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग रेडॉक्स रिएक्शंस, कि हाँ रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, किस टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, और उसकी बैलेंसिंग सीखेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग सीखेंगे, वो इजी पार्ट है। फिर मज़ा तब आएगा जब अपन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, और उसके सवाल बनाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनवाऊंगा क्लास में ही, हम लेक्चर्स में ही बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें बढ़िया होल्ड अच्छा स्ट्रांग हो हमारा ऑन इक्विवेलेंट कंसेप्ट स्पेशली। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर द वीडियोस, और
आप कोर्स स्टार्ट कर दें हमारा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के जो दूसरे चैप्टर्स हैं, अगर आपने मोल पूरे कर लिए हैं, रेडॉक्स साथ में चलता रहेगा और आप दूसरे चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर दें। और बिल्कुल बता रहा हूँ, बेस्ट लेवल की चीज़ें आपको ऐप में मिलेंगी और वैसी चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिल रही होंगी। एकदम टॉप नॉच कंटेंट आपको मिल रहा है, तो बिल्कुल समय ज़ाया ना करें, अभी जाएं, ऐप इंस्टॉल करें, कोर्स परचेज करें और पढ़ाई बिल्कुल ज़ोर शोर से अपनी शुरू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।